नमस्कार। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो आजकल काफ़ी चर्चा में है और हमारे पास आज एक ऑनलाइन सोर्स से कुछ जानकारी आई है जिसमें मंदिर से जुड़ी कुछ कह सकते हैं खास बातें बताई गई हैं जो शायद उतनी आम नहीं है। लगता है कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहरा ये मामला। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो सोर्स है, ये हमें 5 ऐसे पॉइंट्स पर सोचने का मौका देता है जो वाकई दिलचस्प हैं। ये सिर्फ कोई टेक्निकल बातें नहीं है। इसमें आर्किटेक्चर की बात है, बनाने का तरीका, फिर वो भूमि पूजन का समय, मतलब सांस्कृतिक चीजें भी हैं और भविष्य का एक बड़ा प्लान भी इसमें शामिल है। अच्छा, तो आज हम इन्हीं 5 कह सकते हैं अद्भुत पहलुओं पर ही फोकस करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका आर्किटेक्चर क्या कहता है, ये बना कैसे रहे हैं, भूमि पूजन का जो वक्त था उसका क्या मतलब था, और जो सामान इस्तेमाल हो रहा है वो कैसे पूरे देश को कनेक्ट करता है, और हाँ, आगे जाके ये पूरा एरिया कैसा दिखेगा। तो एक तरह से इन 5 पॉइंट्स के जरिए मंदिर के एसेंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, और मकसद सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि थोड़ा विश्लेषण भी करना है, ताकि सुनने वाले भी इसके गहरे मतलब समझ सकें। क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बन रही है, ये कई सोच और मान्यताओं का एक संगम है। तो चले शुरू करते हैं पहले पहलू से, जो है वास्तुकला का संगम। हाँ जरूर। सोर्स बताता है कि मंदिर नागर शैली में बन रहा है और इसमें करीब 392 पिलर होंगे और 44 दरवाजे। सुनने में ही बहुत ग्रैंड लगता है ये नंबर, पर नागर शैली ही क्यों? कोई खास वजह? देखिए, नागर शैली चुनना अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये उत्तर भारत की प्रमुख क्लासिकल मंदिर आर्किटेक्चर स्टाइल है। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, गुप्त काल तक जाती हैं। पहचान है इसके ऊंचे शिखर, वो कर्व वाले, और दीवारों पर खूब सारा काम। अब अयोध्या उत्तर भारत में है तो रीजनल स्टाइल फॉलो करना लॉजिकल भी है, पर इसे दिखने की बात नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने जैसा भी है। और 392 पिलर, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि एक एहसास भी देते हैं, जैसे आप खंभों के जंगल में हो। और जो 44 दरवाजे हैं, शायद कई चांदी या सोने के भी हों, वो अलग अलग मंडप और गर्भगृह तक ले जाते हैं। इससे पता चलता है कि प्लानिंग कितनी डिटेल्ड है। और सोर्स में ये भी था कि इन पिलर्स और दरवाजों पर रामायण की कहानियां और देवी देवताओं की बारीक नक्काशी होगी। और दिलचस्प बात ये कि हर पिलर पर एक अलग कहानी। ये कैसे मुमकिन है? मतलब मंदिर में घूमना ही अपने आप में कहानी सुनने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये भारतीय मंदिरों की एक बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा है। मतलब पत्थरों में कहानी कहना। दीवारें और खंबे सिर्फ खड़े नहीं रहते, वो बोलते हैं। ये नक्काशी सिर्फ सजावट नहीं है, ये भक्तों के लिए, आने वालों के लिए एक विजुअल गाइड है। धर्म, इतिहास, संस्कृति सब समझने के लिए। सोचिए, आप परिक्रमा कर रहे हैं और हर कुछ कदम पर राम जी के जीवन का एक नया सीन या किसी देवता की कहानी पत्थर पे बनी दिख रही है। वाह! ये पढ़ाई भी है और भक्ति भी। और हर खंबे पर अलग कहानी का मतलब है कि ये दुनिया की सबसे डिटेल्ड आर्ट गैलरीज में से एक होगी। और ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का भी जरिया है। ये तो कमाल की बात है। मतलब आर्किटेक्चर सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि इतना मीनिंगफुल भी हो सकता है। अच्छा, अब दूसरे पहलू पर आते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है कि इसमें लोहा या स्टील यूज नहीं हो रहा। सोर्स कहता है कि पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ पत्थरों से और किसी खास तकनीक से बन रहा है। आज के जमाने में ये कैसे पॉसिबल है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये आज की इंजीनियरिंग के हिसाब से शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसके पीछे सोच बहुत गहरी है। पारंपरिक ज्ञान और लंबी उम्र की सोच। लोहा या स्टील इस्तेमाल ना करने की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रक्चर को हजारों साल तक टिकाऊ बनाना। हजारों साल? जी, हजारों साल। लोहा कितना भी अच्छा हो, वक्त के साथ हवा पानी से उसमें जंग लगता है। जंग लगने पर लोहा फैलता है, उससे पत्थर पर दबाव पड़ता है, क्रैक्स आ सकते हैं, स्ट्रक्चर कमजोर होता है। अच्छा, तो मतलब ये फैसला पूरी तरह से मंदिर को टाइमलेस बनाने के लिए है। बिल्कुल। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए पारंपरिक इंटरलॉकिंग टेक्निक्स यूज हो रही हैं। इसमें पत्थरों को इतनी परफेक्शन से काटा जाता है कि वो अपने वजन और शेप से ही एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, पजल की तरह। ग्रेविटी और कंप्रेशन फोर्स ही स्ट्रक्चर को मजबूती देते हैं। सोर्स में खास तकनीक का जिक्र है, पर डिटेल नहीं। अक्सर ऐसी तकनीक में पत्थरों में ग्रूव बनाकर फंसाते हैं या कभी-कभी जोड़ों को और मजबूत करने के लिए
तांबे की पिन या सीसा जैसी नॉन आयरन चीजें बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पुराने कारीगरों के ज्ञान का सबूत है। वो जानते थे कि नेचर के साथ मिलकर कैसे टिकाऊ चीजें बनानी है। ये वाकई दिलचस्प है कि हजारों साल की स्टेबिलिटी के लिए मॉडर्न मटेरियल छोड़कर पारंपरिक ज्ञान पर भरोसा कर रहे हैं। पर क्या इसमें आजकल मुश्किलें नहीं आती, जैसे स्किल्ड कारीगर मिलना, टाइम लगना? मुश्किलें तो हैं, बिल्कुल हैं। इस तरह की पत्थर की कारीगरी के लिए बहुत हुनरमंद शिल्पकार चाहिए जो आजकल कम मिलते हैं, और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। हर पत्थर हाथ से तराशना, फिट करना, ये आज के प्री फैब वाले जमाने से बिल्कुल अलग है। पर यहाँ मकसद सिर्फ जल्दी बनाना नहीं है, मकसद है एक ऐसी धरोहर बनाना जो सदियों तक रहे। इसमें सब्र चाहिए, समर्पण चाहिए और बेहतरीन हुनर चाहिए। ये समर्पण और लंगी सोच सच में इम्प्रेस करती है। शायद इसी सोच से तीसरा पहलू भी जुड़ा है, भूमि पूजन और शिलान्यास का समय। सोर्स में 5 अगस्त 2020 की तारीख बताई गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्या इस डेट की कोई खास बात थी? जी हाँ, अक्सर ऐसे बड़े कल्चरल या धार्मिक प्रोजेक्ट्स में शुभ मुहूर्त या सिंबॉलिक डेट्स बहुत सोच समझकर चुनी जाती हैं। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती। सोर्स के मुताबिक 5 अगस्त चुनने के पीछे एक मान्यता ये है कि इसी दिन भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। अगर ये मान्यता सही है तो ये दिन राम जी के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी के पल से जुड़ जाता है। इसलिए इसे निर्माण शुरू करने के लिए बहुत शुभ माना गया। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ एक नींव रखने की सेरेमनी नहीं थी, बल्कि इसे सीधे राम जी की कहानी के बड़े चैप्टर से जोड़ने की कोशिश थी। ये तो इसे एक गहरा सिंबॉलिक मतलब देता है। बिल्कुल, भारत में कोई भी शुभ काम हो, खासकर मंदिर जैसा पवित्र काम, उसके लिए पंचांग देखकर सही मुहूर्त निकालने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसके पीछे विश्वास है कि सही समय पर शुरू किया गया काम बिना रुकावट के पूरा होता है, उसे डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है। तो 5 अगस्त का चुनाव इस मान्यता के साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आध्यात्मिक और इमोशनल एनर्जी देता है। ये दिखाता है कि आज के भारत में भी बड़ी परियोजनाओं में पुरानी आस्थाओं और परंपराओं की कितनी जगह है। ये सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ना नहीं, उसे एक जीती जागती आस्था से जोड़ना है। दिलचस्प है कि कैसे समय का चुनाव भी अपने आप में एक कहानी कह रहा है। अब चौथे पहलू पर आते हैं। ये जुड़ा है मटेरियल के चुनाव और उसके पीछे की भावना से। जानकारी के अनुसार मंदिर के लिए मेन पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए हैं। इस पत्थर में कुछ खास है क्या? हाँ, बंसी पहाड़पुर का जो गुलाबी बलुआ पत्थर है, मतलब पिंक सैंडस्टोन, वो अपनी सुंदरता, मजबूती और नक्काशी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है जो वक्त के साथ और अच्छा लगता है, और इसका टेक्सचर ऐसा है कि इस पर बहुत बारीक और डिटेल्ड नक्काशी हो सकती है, जो इस मंदिर के डिजाइन के लिए जरूरी था। कई और बड़ी इमारतों में भी ये लगा है, जैसे दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, संसद भवन के कुछ हिस्सों में भी। तो इसका चुनाव सुंदरता, कारीगरी में आसानी और टिकाऊपन तीनों वजहों से सही है। और इससे भी ज्यादा एक और बात पता चली है कि देश के 2000 से ज्यादा पवित्र तीर्थ स्थलों से मिट्टी और अलग-अलग पवित्र नदियों का पानी भी अयोध्या भेजा गया था। ये तो मतलब अभूतपूर्व सा लगता है। इसके पीछे क्या सोच थी? ये एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल सिंबलिज्म है। इसका मकसद साफ तौर पर यह था कि इतनी विविधताओं वाले भारत को इस एक निर्माण के जरिए इमोशनली और स्पिरिचुअली जोड़ा जाए। जब देश के कोने कोने से, चाहे वो मंदिर हों, गुरुद्वारे हों या कोई और पवित्र जगह, वहाँ की मिट्टी और नदियों का जल नींव में शामिल होता है, तो ये दिखाता है कि ये मंदिर किसी एक इलाके या समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश की कलेक्टिव आस्था, उम्मीद और भागीदारी का प्रतीक है। तो ये सिर्फ सामान इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि एक तरह से पूरे देश की श्रद्धा को एक जगह लाना था, जैसे कोई नेशनल यूनिटी का स्पिरिचुअल रिचुअल। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये अनेकता में एकता वाले भारतीय दर्शन को एक तरह से जमीन पर उतारने की कोशिश है। ये दिखाता है कि भारत में भले ही अलग अलग पूजा के तरीके हों, भाषाएं हों, संस्कृतियां हों, पर एक गहरी आध्यात्मिक धारा सबको जोड़ती है। इस कदम से देश के हर हिस्से के लोगों को ये महसूस कराने की कोशिश की गई कि उनका भी इस बड़े काम में छोटा सा हिस्सा है। उनकी दुआएं, उनकी ऊर्जा भी इस निर्माण से जुड़ी हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की सामूहिक चेतना को एक कॉमन लक्ष्य के लिए जोड़ने का प्रतीक है।
ये जुड़ाव इस प्रोजेक्ट को और भी गहरा मतलब देता है। ये पहलू वाकई राष्ट्रीय भावना और सबको साथ लेने की बात को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब आते हैं पांचवें और आखिरी पहलू पर। ये भविष्य की तरफ देखता है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। जी हाँ, और ये पहलू मंदिर के लंबे समय के असर और रोल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर बड़े धार्मिक स्थल वक्त के साथ अपने आसपास एक पूरा कल्चरल और सोशल इकोसिस्टम बना लेते हैं। यहाँ ये प्लानिंग पहले से ही बहुत साफ और बड़ी है। इसे सिर्फ पूजा की जगह तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि सामाजिक केंद्र बनाना है। सोच में म्यूजियम, लाइब्रेरी, रिसोर्च सेंटर, यज्ञशाला, सत्संग भवन, यहाँ तक कि संतों के लिए साधना स्थल जैसी कई चीजों का जिक्र है। ये तो अपने आप में एक छोटा शहर बसाने जैसा लग रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा विजन है। म्यूजियम में मंदिर का इतिहास, राम कथा की कला, अयोध्या की पुरानी चीजें, ये सब संभाल कर रखा जा सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का सोर्स। लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर स्कॉलर्स के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, धर्म, दर्शन, इतिहास पर स्टडी करने के लिए रिसोर्स देंगे। यज्ञशाला, सत्संग भवन धार्मिक कामों और प्रवचनों के लिए होंगे, और संतों के लिए अलग जगह ध्यान और साधना के लिए एक शांत माहौल देगी। ये सब मिलकर इसे एक मल्टी डायमेंशनल और वाइब्रेंट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो सिर्फ दर्शन करने वालों को नहीं बल्कि ज्ञान और शांति की तलाश में आने वालों को भी खींचेगा। और जानकारी ये भी कहती है कि लक्ष्य है अयोध्या को एक इंटरनेशनल धार्मिक और टूरिज्म हब बनाना। इसका क्या असर हो सकता है? असर तो बहुत बड़ा और दूर तक जाने वाला हो सकता है। एक वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला कॉम्प्लेक्स सिर्फ भारत से नहीं, दुनिया भर से श्रद्धालुओं, टूरिस्ट्स, रिसर्चर्स, कल्चर में रुचि रखने वालों को खींचेगा। इससे अयोध्या और आसपास के इलाके की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। होटल, ट्रांसपोर्ट, लोकल हैंडीक्राफ्ट, गाइड, रेस्टोरेंट्स, कई नौकरियां पैदा होंगी। हाँ, वो तो है। अयोध्या की पहचान दुनिया में और मजबूत होगी। लेकिन आर्थिक असर से भी आगे, ये भारत की रिच कल्चरल और स्पिरिचुअल विरासत को दुनिया के सामने रखने का एक बड़ा सेंटर बन सकता है। ये बातचीत, समझ और कल्चरल एक्सचेंज का भी एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि भारत के सॉफ्ट पावर का एक अहम सिंबल बनने की क्षमता रखता है। तो अगर हम इन पांचों पहलुओं को एक साथ देखें, नागर शैली का ग्रैंड आर्किटेक्चर जो कहानी कहता है, हजारों साल टिकने वाली पुरानी तकनीक, सिंबॉलिक भूमि पूजन का दिन, पूरे देश को जोड़ने वाला सामान और भविष्य का एक विशाल कल्चरल स्पिरिचुअल सेंटर, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जो बात यहाँ खास तौर पर नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये पांचों पहलू आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नागर शैली की परंपरा और बिना लोहे की तकनीक दोनों ही गुजरे वक्त के ज्ञान का सम्मान करते हुए भविष्य की स्थिरता देखते हैं। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त और देश भर से आई मिट्टी और जल दोनों ही इस काम को दिव्यता और राष्ट्रीय एकता से जोड़ते हैं। और ये सब मिलकर भविष्य के उस बड़े कॉम्प्लेक्स की नींव रखते हैं जो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का एक इंटरनेशनल सेंटर बनना चाहता है। इसमें परंपरा और मॉडर्निटी, आस्था और इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय भावना और ग्लोबल विजन का एक अनोखा संगम दिखता है। ये वाकई कई लेयर्स वाला टॉपिक है। हर पहलू पर घंटों बात हो सकती है। इन सभी अद्भुत टेक्निकल, आर्किटेक्चरल, सिंबॉलिक और भविष्य की योजनाओं पर सोचते हुए एक सवाल मन में आ रहा है जिस पर शायद हमने सीधे बात नहीं की। हाँ, पूछिए। जिस स्केल पर ये मंदिर और कॉम्प्लेक्स बन रहा है और जिस तरह इसमें पारंपरिक ज्ञान, राष्ट्रीय भावना और भविष्य का विजन शामिल किया गया है, ये सोचना जरूरी हो जाता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भी कल्चरल और स्पिरिचुअल पहचान को कैसे प्रभावित करेगा या शायद रीडिफाइन करेगा। क्या ये भविष्य के लिए ऐसे दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स का एक मॉडल बन सकता है? इसकी स्थायी कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी क्या होगी? ये बहुत ही गहरा और अहम सवाल है। इसका पूरा जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन हम कुछ संभावनाओं पर सोच सकते हैं। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट आज के भारत में धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान और मॉडर्निटी के बीच के रिश्तों पर एक जरूरी केस स्टडी बनेगा।
जिस तरह इसमें पारंपरिक क्राफ्ट को जिंदा करने और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है, वो शायद दूसरे फील्ड्स में भी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को बचाने और यूज करने के लिए प्रेरणा दे। राष्ट्रीय भावना को जिस तरह सामग्री इकट्ठा करने जैसे सिंबॉलिक कामों से जोड़ा गया, वो भविष्य में राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स में लोगों की भागीदारी के नए तरीके सुझा सकता है। और हाँ, ये मुमकिन है कि आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट और कल्चरल इंटीग्रेशन के नजरिए से भविष्य के बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक सेंटर्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट या मॉडल बने। इसकी स्थायी लेगेसी शायद सिर्फ एक भव्य मंदिर के रूप में ही नहीं, बल्कि इस बात के प्रतीक के रूप में भी होगी कि कैसे एक देश अपनी जड़ों से जुड़ते हुए भविष्य के लिए बड़े उम्मीदें रख सकता है। ये आने वाले दशकों, शायद सदियों तक चर्चा,